Hello everyone, welcome back to Equipoise classes. Today the topic of discussion is government budget and the economy. So before moving ahead, we have covered till now national income accounting, money and banking, determination of income output and employment, equilibrium determination, all these things we have covered. If you haven't watched the video, please go into the description box, look into the description box, find the links, watch the videos, and please share some love. Do like, share and subscribe. It means a lot. It gives me motivation to perform better, to do better for you all, and to bring good content for you all. Okay, so I hope you guys will do that definitely. So today our topic is government budget and the economy. Okay, आज आप और मैं गवर्नमेंट है या फॉर अ डे, नहीं यहाँ नायक नहीं चल रही. हम लोग अनिल कपूर बन के एक दिन के सीएम नहीं बन रहे हैं, हम बस कुछ देर के लिए गवर्नमेंट बन रहे हैं. ओके, तो आज आप और मैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट हैं, तो हमारी फंक्शनिंग कैसे होती है, या जब हम सरकार बन गए तो अब हमारे काम कैसे चलते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे. और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. बस आपको हर पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि आप सरकार है, आप गवर्नमेंट है और हम गवर्नमेंट हैं, क्योंकि तो आज सारी कंट्री को हम चलाने वाले हैं. ओके, कैसे, चलो देखते हैं. पहले बजट देखते हैं क्या है. बजट है फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर क्या होता है, जो हमारा ये कैलेंडर वाला जो ईयर होता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बजट जो एस्टिमेट करते हैं कब से कब तक करते हैं. ओके, आपका कैलेंडर ईयर नॉर्मल होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, राइट. लेकिन आपका फिस्कल ईयर होता है अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक. ओके, सो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका बजट, हमारा बजट गवर्नमेंट है क्योंकि हम, तो हमारा बजट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट पिछले साल का. आज क्या है, अभी चल रहा है हमारा दिसंबर. ओके, सो जब हमारा दिसंबर में है, हमारा ये 2020 है, राइट. हमारा पिछला फिस्कल ईयर कौन सा हुआ, पिछला फिस्कल हुआ हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020. ये हमारा प्रीवियस फिस्कल ईयर है, राइट. इस प्रीवियस ईयर में हमारे फाइनेंशियल अकाउंट कैसा रहा, क्या रहा, ये हमें बताता है बजट. सिंपल. तो बजट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर. बजट और रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या हुए, जब हम एक अकाउंट सेट कर रहे हैं, तो आप और मैं, क्योंकि अब हम गवर्नमेंट बन गए हैं, तो हम अपना एक फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करेंगे. उस अकाउंट में हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा खर्चे किस चीज के थे, कमाई कितनी थी. ओके, फिर हम एक एस्टिमेट देंगे, बजट एस्टिमेट हम जिसको कहते हैं, कि कितना इस साल खर्चा हो सकता है. ओके, एक एस्टिमेट है, कोई ऐसा नहीं है एक्चुअल है वो बस एक एस्टिमेट है करंट ईयर का. एंड बजट एस्टिमेट ऑफ कमिंग ईयर. बजट एस्टिमेट, अब पूरे आपके फाइनेंशियल अकाउंट में क्या हुआ, आपके पास था बजट एस्टिमेट कि क्या आपका खर्चा होना चाहिए पिछले साल, और कितना हुआ पिछले साल, ये तो आप बता सकते हो. लेकिन अब आने वाले साल में कितना हुआ ये तो आपको नहीं पता ना, लेकिन कितना हो सकता है ये पता है. तो इसीलिए बजट एस्टिमेट ऑफ कमिंग ईयर. ओके, कुछ नहीं है, एक अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट है, स्टेटमेंट है, जिसमें हम अपना रेवेन्यू और खर्चा यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे. आज पूरे वीडियो में हम यही करेंगे और यही समझेंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में, और हम उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करने वाले हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का. ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. पहला ये बताता है कि आप इनकम और वेल्थ हो सकता है कि किसी एक ही सेक्टर में बहुत ज्यादा है और किसी एक सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है. ओके, एग्जाम्पल के साथ ही बात करते हैं. चलो, एजुकेशन सेक्टर में कम है, या साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम है, और सारा का सारा डिफेंस में है. तो बजट के थ्रू हमने क्या किया कि हमारे पास कितना पैसा है, हम उसे एलोकेट कर देते हैं, अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपरली. ऐसा नहीं होने देते कि साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि भाई हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी लाना है कंट्री में, डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा रीएलोकेट कर देते हैं. ओके, सेकंड हमारा है यही रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ.
यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम एंड वेल्थ, यहाँ हम रीएलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज, जहाँ पे भी जिस सेक्टर में ज़रूरत है वहाँ पे हमने रिसोर्सेज दे दिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। कैसे? जैसे बिजनेस फ्लक्चुएशन प्रिवेंट करते हैं या प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं बजट के थ्रू कि इस सेक्टर में इतना खर्चा दे रहा है, गवर्नमेंट इतना फंड दे रहा है, तो उसके बाद अब आप देखो, आप कोशिश करो कि स्टेबिलिटी मेंटेन करो। ओके, देन मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन से हुए? जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो नेचुरल मोनोपोली है जिनके पास। एनकरेज्ड इन एरियाज ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज, यानी मैनेज करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कोशिश करते हैं, या हम लोग गवर्नमेंट हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ नेचुरल मोनोपोली है ना, जैसे रेलवे हो गया, नेचुरल मोनोपोली क्या हुआ कि सारी पावर उन्हीं के पास है। जो रेलवे सेक्टर है मेजरली गवर्नमेंट चलाती है ना, प्राइवेट एंटरप्राइजेज अब एंटर हुए हैं इसमें, लेकिन मेजर जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो नेचुरल मोनोपोली हो गई गवर्नमेंट की, या वाटर लाइन पाइपलाइन वगैरह में गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई। तो हम यहाँ पे भी पैसा देते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो सेक्टर्स चला रही है उनकी भी डेवलपमेंट ठीक ठाक होती रहे। ओके, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा बजट क्या है और हम क्यों कर रहे हैं, क्यों बजट जरूरी है हमारे लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके। अब हम आएंगे बजट रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। कोई भी जब हम अकाउंट सेट करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर आप इस वक्त इंडिविजुअल हो, हाउस होल्ड हो, तो आप अपना खर्चा और आपकी इनकम लिखते होगे ना कहीं, चाहे महीने की क्यों ना हो, कि इस महीने मेरे पास कितना पॉकेट मनी है और मुझे इसमें से कितना खर्चना है, मेरे पास कितना बचेगा जो मैं अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। ऐसे आप कुछ प्लान करते होगे। तो अभी आप गवर्नमेंट हो, अब आपको पूरी इकोनॉमी के लिए प्लान करना है, तो आपका बजट रिसीट्स, यानी रिसीट क्या आती है आपके पास, और एक्सपेंडिचर की खर्चा कितना होता है। रिसीट होती है दो तरीके की, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है जो ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करे ना ही कोई असेट कम करे। रेवेन्यू बेसिकली आपके पास रिसीट ऐसे आ रही है जो आपकी असेट या लायबिलिटी पे असर नहीं डाल रही, और कैपिटल वो है जो आपकी असेट या लायबिलिटी पे असर डाले। इसको भी हम कॉम्पोनेंट से समझेंगे। रेवेन्यू रिसीट के पार्ट होते हैं टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आया आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार मेजर पैसा कहाँ से कमाती है, या मेजर जो स्पेंडिंग करती है, जो भी कहीं खर्चा कर रही है, किसी भी उसने कोई बिल बनाया और बोला इस पे हम 2 करोड़ दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है वो 2 करोड़? मेजर कंपोनेंट होता है आपका टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्स रेवेन्यू भी यहाँ 2 तरीके का है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में आप एग्जाम्पल ले लो जीएसटी। इनडायरेक्ट बेसिकली वो होता है जो जिसका बर्डन किसी और पर आए, और डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आपने कुछ किया और उसका बर्डन भी आप पर आया, टैक्स भी आपने पे किया। जैसे डायरेक्ट में आप ले लो इनकम टैक्स, ठीक है। आपने इनकम कमाई तो आप उसका टैक्स दे रहे हो, आपकी इनकम बढ़ी तो आपका टैक्स बढ़ा, तो सारा टैक्स का बर्डन डायरेक्टली आप पर आया। जीएसटी में आप ले लो, प्रोड्यूसर ने कोई गुड बनाया लेकिन उसका बर्डन कंज्यूमर पे आया, टैक्स कंज्यूमर को देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में हम इनकम टैक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनडायरेक्ट में हम जीएसटी का ले सकते हैं। फिर टैक्स रेवेन्यू तो होता ही है, तो क्या उनके पास कोई रेवेन्यू और नहीं आता टैक्स के अलावा? आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका होता है जो सरकार कमाती है, जैसे कमर्शियल रेवेन्यू। क्या हो गया? आपने कहा कि चलो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो घूमने, तो बीच में रास्ते में आपको टोल पेमेंट भी करनी पड़ेगी। वो किसके पास जा रही है? गवर्नमेंट के पास। तो अगर वो है, वो गवर्नमेंट का एक तरीके का कमर्शियल रेवेन्यू है, पेमेंट फॉर टोल। या जो भी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है और जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट का कमर्शियल रेवेन्यू है, ठीक है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की है उस पर जो भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वो भी उनका कमर्शियल रेवेन्यू है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या हो गया? कोई भी गवर्नमेंट फीस हो गई, कोई भी किसी जगह की फीस हो गई जो आप दे रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, ओके, वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू हो गया। या फाइन एंड पेनल्टी हो गई, किसी भी चीज़ पे फाइन एंड पेनल्टी लगाई है जो सीधा सरकार के पास रेवेन्यू जा रहा है, वो हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ओके, आई थिंक ये रेवेन्यू रिसीट है, इतना तो क्लियर होगा। कैपिटल रिसीट्स आपकी होती हैं वही जो असेट या लायबिलिटी को कम या ज़्यादा करें, ये भी हम समझेंगे। जैसे रिकवरी ऑफ लोन हो गया आपका।
रिकवरी ऑफ लोन मतलब आपने कोई लोन दिया था, किसी को गवर्नमेंट ने लोन दिया था और वो लोन अब चुकता कर दिया, सामने वाली पार्टी ने वापस दे दिया आपको, तो रिकवरी हो गई आपकी लोन की। तो अब आपके पास पैसा आ गया ना, लेकिन आपने दिया था, यानी यहाँ पे लायबिलिटी और असेट का मैटर आ गया। जहां पे भी लायबिलिटी असेट इन्वॉल्व हो जाए चेंजेस, वो होता है आपका कैपिटल रिसीट। रिकवरी ऑफ लोन होगा आपका कैपिटल रिसीट। ऐसे ही आपने बोरो किया है एंड अदर लायबिलिटीज, लायबिलिटी बढ़ रही है, बोरो किया है, कल को देनी भी होगी वापस। अगर आपने आज बोरो किया है, कल को आपको वापस भी देना होगा किसी को, तो ये आपकी हो गई बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ये भी कैपिटल रिसीट का पार्ट हो गया आपका। ओके, देन आपका आता है अदर। अदर में जैसे एग्जांपल के तौर पे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेलिंग पार्ट और होल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कुछ भी गवर्नमेंट ओन कर रही है, उसके कुछ शेयर गवर्नमेंट बेच दे, यानी उस पर गवर्नमेंट का हक नहीं रहेगा, डिसइन्वेस्ट कर रही है। जब खरीदी थी तो इन्वेस्टमेंट की थी, बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। कहते हैं ना यहाँ पे शेयर्स, एयर इंडिया की बात होती है, कोई भी बात होती है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, बस वही एग्जांपल यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट अपना जो भी कुछ ओन कर रही है उसके कुछ शेयर बेच दे ताकि उसके रिस्पेक्ट में वो पैसा कमा ले, वो भी कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है, क्योंकि असेट और लायबिलिटीज का मैटर हो रहा है यहाँ पे, असेट और लायबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है। टैक्स में कहीं भी असेट या लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं हो रही। कमर्शियल रेवेन्यू की टोल की पेमेंट है, यहाँ पे टैक्स, लायबिलिटी और असेट का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट में फर्क यह है कि रेवेन्यू रिसीट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट, whereas your capital receipt is like create liability or reduce assets dependent on liability and asset. Okay? तो ये आपका हो जाता है बजट रिसीट्स। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर। ये तो हो गई सरकार की कमाई, सरकार यानी अभी आज के लिए हम लोग, इस वीडियो के लिए हम लोग सरकार हैं, ये हो गई हमारी कमाई, ये आ गया हमारे पास रिसीट्स। लेकिन हम खर्चा भी कर रहे हैं, डेफिनेटली खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें तो दिख रहा है, आए दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, यहाँ पे पॉलिसी में इतना, यहाँ पे ये नया पॉलिसी आ गई, नया रूल आ गया। तो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है? एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन सेम बात, जहाँ असेट और लायबिलिटी का कोई रोल नहीं है, वो एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करे वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की पहले बात करेंगे, ये हो जाता है जैसे एक्सपेंडिचर फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो भी एक्सपेंडिचर जा रहा है उसको रन करने के लिए, या जैसे जब आप, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहें तो यूपीएससी का एग्जाम आपने क्रैक किया और आप किसी भी हायर लेवल पे जाते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, वो कहाँ से? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जा रहा है ना, गवर्नमेंट का खर्चा जा रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ओके, जो सब्सिडीज देती है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग, शेयर, लोन्स टू स्टेट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी आप लैंड परचेज कर रहे हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट हो, आज आप किसी भी काम के लिए लैंड परचेज कर रहे हो, असेट आ रही है ना आपके पास, असेट और लायबिलिटी का खेल आ गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कोई बिल्डिंग बनाई आपने, कोई फैक्ट्री बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई, कोई बिल्डिंग बनाई, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। शेयर्स खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, असेट आ रही है ना। उसके बाद लोन दिया आपने स्टेट को, आप गवर्नमेंट हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, लोन दिया, या यूनियन टेरिटरी को दिया, तो यहाँ पे भी लायबिलिटी की बात आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसे ही कोई रीपेमेंट ऑफ लोन की, जब आपने बोरो की थी तो आपकी कैपिटल रिसीट थी, अब बोरो किया तो वापस भी करोगे, तो जब आपने वापस की रीपेमेंट ऑफ लोन, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। ऐसे आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल भी होता है। जैसे कुछ होता है जो आप डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो, और जो आपका डेवलपमेंट पर्पज से नहीं जा रहा, जो बेसिकली कुछ चीजों में ऐसे जा रहा है जो वेस्ट हो रहा है इन अ वे, वो नॉन डेवलपमेंटल हो जाता है। ओके, तो वो भी एक्सपेंडिचर होता है, इसमें इसका पार्ट होता है। तो यहाँ क्या देखा हमने, अब ये ब्लू एरो आपको दिख रहा है, हमने ये तो पढ़ लिया कि रिसीट किस तरह की है हमारे पास, कहाँ से आ रही है, क्या क्या कमाई हो रही है हमारी। यहाँ हमने देखा हमारा क्या क्या खर्चा हो रहा है, हम यानी गवर्नमेंट, तो हमारा खर्चा और कितनी कमाई है ये तो पता चल गया। अब यहाँ देखो, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू बजट, जो असेट और लायबिलिटी को बीच में नहीं लाता, और कैपिटल रिसीट
और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका? कैपिटल बजट, जो आपका असेट और लायबिलिटीज को, अगर आपको सेपरेटली देखना है कि असेट और लायबिलिटीज की क्रिएशन को कौन हैम्पर कर रहा है, कौन सा बजट है, तो कैपिटल है और दूसरा रेवेन्यू है, अगर सेपरेटली जानना है, और दोनों ही गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। तो वो आपको इस फ्लो चार्ट से पता चल रहा है। यहीं पे आपको एक छोटा सा एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे डेफिसिट लिखा है, सरप्लस लिखा है और बैलेंस लिखा है। इसका क्या मतलब है कि आप ना बेसिकली जब यहाँ देखते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर रिसीट, रिसीट मतलब कमाई जो आपके पास आई, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो आपके पास से गया। तो फायदा कब है? जब आए ज्यादा और जाए कम। अगर हम यहाँ पे रिसीट लें और हमने बोला रिसीट तो आपकी 1000 है और जो आपके पास से गया एक्सपेंडिचर वो आपका 600 है, तो यानी आया हुआ जो है वो 400 एक्स्ट्रा है ना। तो जब एक्स्ट्रा आपके पास बच जाए, रिसीट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, तो होता है सरप्लस। ऊपर इसलिए क्योंकि ज्यादा फायदा। जब आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ज्यादा हो रिसीट से, जो आपकी कमाई है, तो होता है डेफिसिट, यानी नीचे कम हो गया, आपका फायदा नहीं हुआ ना, आपने कमाया कम लेकिन खर्च ज्यादा कर दिया, तो डेफिसिट हो गया। बैलेंस तब होता है जब आपका रिसीट जो आपने कमाया वो ही आपने खर्चा किया। रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इसी में अगर आप सिर्फ रेवेन्यू देखना चाहते हो, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस होगा अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो आपका रेवेन्यू सरप्लस होगा। ऐसे ही रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, ऐसे ही कैपिटल आपका डेफिसिट हो सकता है और कैपिटल सरप्लस हो सकता है। ऐसे ही हम बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट की बात करते हैं। डेफिसिट मतलब जब बजट में आपका टोटल बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कमाई कम है, तो डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट यानी आपको प्रॉब्लम हो रही है, डेफिसिट हो रहा है। सरप्लस है तो देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी, क्योंकि इस वक्त आप गवर्नमेंट हो, आप पूरी कंट्री का ध्यान रख रहे हो, तो अगर आपके पास कमाई ज्यादा हो रही है और उतना खर्चा नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सरप्लस बच रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना इकोनॉमी में करंटली। अब आप इसे करंट अफेयर से अगर लिंक करने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा, जो आप न्यूज़पेपर्स में कितनी बार पढ़ते हो कि जब आता है वर्ड फिस्कल स्टिमुलस, या आप वर्ड पढ़ते होगे कि जो आपका डेफिसिट है को कितना रेंज में रहना चाहिए, क्यों है प्रॉब्लम, क्यों है इकोनॉमी में? क्योंकि गवर्नमेंट के पास खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन उतनी कमाई नहीं हो रही, यानी डेफिसिट एक प्रॉब्लम है। अगर सरप्लस में इकोनॉमी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ठीक है कमाई है, खर्चा इतना नहीं है, बैलेंस है तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम कब है? जब आ उतना नहीं रहा पर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से आ रहा है पैसा, ये समझने की जरूरत होती है और इस चीज को फिर सही करने की जरूरत होती है। तो पूरे यहाँ पे पिक्चर में हमें प्रॉब्लम क्या दिखी? प्रॉब्लम है डेफिसिट। ओके, प्रॉब्लम असली है डेफिसिट, जब खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, सिंपल लैंग्वेज में। और अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम यहाँ पे अलग अलग डेफिसिट समझेंगे, और क्योंकि हमने ये समझा कि असली प्रॉब्लम है डेफिसिट की, तो फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि डेफिसिट होते कितने तरीके के हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, ये पता चल गया कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कमाई कहाँ से कर रही है, खर्चा कहाँ कर रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है गवर्नमेंट को डेफिसिट की। लेकिन अब वो डेफिसिट भी किस तरीके के हैं ये जानने के बाद फिर हम जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, या क्या ऐसा करें कि हम डेफिसिट की प्रॉब्लम करेक्ट कर पाए। ओके, ये हम लास्ट पार्ट में समझेंगे। फिलहाल हम देखेंगे डेफिसिट होते किस तरीके के हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया डेफिसिट एक प्रॉब्लम है भाई, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ तक आते आते पूरी पिक्चर देखने के बाद ये समझ आ गया कि डेफिसिट एक प्रॉब्लम है। तो अब किस तरह के होते हैं, वापस से अपने बजट पे आते हैं। रेवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट। यहाँ अलग अलग देखा था, रिसीट और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में देखा था, यहाँ रेवेन्यू और कैपिटल के फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, हमने बस चेंज कर दिया थोड़ा। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे था, उसकी शिफ्टिंग कर दी थोड़ी सी, तो अब आप बजट के तौर पे लाए अलग अलग दिखाने। तो रेवेन्यू बजट में क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, पहले सिर्फ इतना करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके का है, खर्चा क्या किया रेवेन्यू वाला, जो असेट और लायबिलिटी को फर्क नहीं डाला, इंटरेस्ट पे किया किसी का,
या नॉन इंटरेस्ट पेमेंट की? दोनों ही पेमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं डाल रही। तो ये हो गई हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट किस तरीके की देखी हमने, टैक्स और नॉन टैक्स वही है, नेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ नेट है, ऊपर नेट है, इसको अगर आप नेट हटा भी दो तो ठीक है, आप ऐसे समझ लो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया आपकी रिसीट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने RE लिखा है और रेवेन्यू रिसीट को हमने RR लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, ये समझना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जब आपका एक्सपेंडिचर यहाँ है और रेवेन्यू, और जब आप माइनस कर रहे हो, माइनस मतलब एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है रेवेन्यू से, तो क्या होता है, डेफिसिट। तो आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, इतना सा पार्ट पे ध्यान दो, कहीं ध्यान नहीं देना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके का ये लिखा है, रेवेन्यू रिसीट किस तरीके की ये लिखा है। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रिसीट से, यानी खर्चा ज्यादा हो गया कमाई से, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। सिंपल है, वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, अच्छा है रिविजन 2 बार हो रही है। उसके बाद कैपिटल बजट है आपका। कैपिटल बजट क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, यहाँ भी देखा था। अब वही है, यहाँ पे लिखा है किस तरीके की होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, लोन एंड एडवांसेस। किसी को आपने लोन दिया, सरकार ने लोन दे दिया, तो एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर हो गया, लायबिलिटी और असेट की बात आ गई। क्योंकि ऐसे ही कैपिटल आउटले, आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया जहां पे आपने लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी, ये वाला एक्सपेंडिचर किया आपने, तो ये कैपिटल आउटले हो गया। उसके बाद कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट रिकवरी ऑफ लोन, किसी को दिया था वापस आ गया। ऐसे ही अदर रिसीट, या बोरो कर लिया किसी से, ये सारी रिसीट हो गई। यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ पे बस रेपिटेशन हो रही है, लेकिन फॉर्मूला समझने की जरूरत है। अब ये जो चार्ट है ये समझो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने CE लिख लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर CE, कैपिटल रिसीट CR। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रेवेन्यू से, यानी वही कैपिटल वाला खर्चा ज्यादा होगा कैपिटल की रिसीट से, यानी कमाई से, तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये माइनस का साइन है कि CE माइनस CR, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, माइनस करा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गया, सॉरी आपका कैपिटल, माय फॉल्ट, कैपिटल आपका डेफिसिट आ गया। ओके, डेफिसिट हो गया ना, डेफिसिट की प्रॉब्लम हो गई, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से। ठीक है, यहाँ अब आपके पास, अब हम ये पूरे ऊपर से चलते चलते यहाँ आ गए। अब हम यहाँ है रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, अब हम इन दोनों डेफिसिट को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। दोनों डेफिसिट को ऐड करके क्या होना चाहिए, कैपिटल और रेवेन्यू डेफिसिट को ऐड करके टोटल डेफिसिट आ जाना चाहिए। समझ तो यही आ रहा है ना, कि अगर हम इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, डेफिसिट आना चाहिए, बजट डेफिसिट आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से हम बोरोइंग माइनस कर देंगे, डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट मतलब जो कमी पड़ रही है आपको, खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो और कमाई आपकी कम है, लेकिन उस कमाई में ना कुछ हिस्सा बोरोइंग का भी है। क्या बोरोइंग आपकी असली कमाई है? उधार आपने किसी से अगर लिया, क्या आप उसे अपनी कमाई बोलते हो? मैं तो नहीं बोलती, क्योंकि आपने किसी से उधार लिया, वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में चुकाना ही है। वो आपकी कमाई कैसे हो सकती है? प्रॉपर कमाई नहीं दिखा रहा वो। इसका मतलब जो अभी हमें यहाँ पे डेफिसिट दिख रहे हैं, उस डेफिसिट में बोरोइंग भी इंक्लूडेड है, उधारी भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ है, तो और फनी हुआ। अभी हम बोल रहे थे कि एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट है, लेकिन आप तो रेवेन्यू और कम कर रहे हैं। बोरोइंग भी हटा देंगे अगर रेवेन्यू से, तो असली डेफिसिट पता चलेगा, असली कमी, क्योंकि उधारी को हम अपनी इनकम नहीं समझ सकते, तो वो भी माइनस करो, बोरोइंग माइनस कर दो, तो असली कमी पता चलेगी, डेफिसिट कितने की कम पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में असली फर्क कितना है ये पता चलेगा। तो इसीलिए हमने दोनों को ऐड किया, रेवेन्यू डेफिसिट को और कैपिटल डेफिसिट को। उसमें से हमने बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी हटा दी। हमने कहा हमें उधारी भी नहीं दिखानी, हमें असलियत जाननी है, सही पिक्चर हमारे सामने लाओ कि कितना डेफिसिट है, चाहे ज्यादा भी हो, लेकिन सही बताओ। ये बोरोइंग मत उसमें दिखाओ, हमें नहीं जानना बोरोइंग कितनी है, क्योंकि बोरोइंग हमें इन फ्यूचर पे करनी ही है, उधारी हमारी कमाई नहीं है। यही जानते हुए जब हमने बोरोइंग माइनस किया टोटल डेफिसिट इसमें से, तो हमारा असली फिस्कल डेफिसिट आया। जो असली डेफिसिट है ना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उसको कहते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में से भी अब हम ये बता दें, फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो हमने किसी से उधार लिया है, अभी हमने उधारी माइनस करी,
लेकिन उस उधारी पे हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है, उस उधारी पे हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। अगर हम वो इंटरेस्ट पेमेंट भी माइनस कर दें तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट, हमने वर्ड सुने ना, प्राइमरी सेकेंडरी, जब हम कोई भी स्टेजेस पढ़ते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, प्राइमरी कौन सी स्टेज होती है? सबसे पहली। प्राइमरी वर्ड से क्या समझ आ रहा है? सबसे पहला। तो जो सबसे पहला और असली डेफिसिट है माइनस करने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये चार्ट को बहुत ध्यान से रखना। और अभी तो थोड़ा बोर्ड खराब हो गया है, आपने स्टार्टिंग वाले उस पे जाना और वापस से जब बोर्ड क्लीन है बिल्कुल, तो आप इसकी पिक्चर लेके या स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में या जहां पे भी आप सेव करके रखना, वरना अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें समझ आया कि चलो आज हम जितनी भी देर के लिए गवर्नमेंट बने हैं, हम लोग, आप और मैं, तो हमने जाना कि हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। हमने बेसिकली जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को हम दोनों मिलकर संभाल कैसे रहे हैं असली में। तो बेसिकली क्या खर्चा कर रहे हैं, क्या इनकम आ रही है, एक दिन बैठ के तो ट्रैक रखना है हर चीज का, वो एक दिन आ जाए। आज हमने यही समझा बजट क्या होता है, उसके बाद बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके का डेफिसिट, सरप्लस क्या होता है। ठीक है, हमें पता चला कि सरप्लस है तो प्रॉब्लम नहीं है आपको और मुझे। अगर हमारी कमाई ज्यादा और खर्चा कम है तो आप और मैं बिल्कुल कूल हैं, बैठे हैं, शांत हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमी चल जाएगी। पर हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऐसा है नहीं, ये ड्रीम सिचुएशन सच नहीं है। सच क्या है कि हमारा ना खर्चा ज्यादा हो रहा है आपका और मेरा, हमारी कमाई नहीं हो रही उतनी। तो जब हमारी कमाई मतलब इतनी नहीं है और हमारा खर्चा बहुत है, तो अब हमें ट्रबल हो गई। अब आप और मैं इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि खर्चा तो हमने बहुत ज्यादा कर दिया पहले ही और हमारे पास इनकम उतनी आ नहीं रही, तो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी को मैनेज कैसे करें। तो हमने समझा कि हमारी प्रॉब्लम असली क्या है, पहले जो पता नहीं चल रही थी, हमने बैठ के फिगर आउट किया कि प्रॉब्लम है डेफिसिट की। ओके, फिर डेफिसिट किस किस तरीके के होते हैं हमने ये समझा कि यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, ठीक है, फिर कैपिटल का जो डेफिसिट आ रहा है, जब हमने टोटल डेफिसिट ऐड किया, फिर उसमें से हमने असलियत जानने के लिए बोरोइंग भी हटा दी, क्योंकि उधारी हमारी इनकम नहीं है, वो हटा के हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आया, उसमें से भी इंटरेस्ट पेमेंट हटा के प्राइमरी डेफिसिट आया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया असली प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की होती है। डेफिसिट प्रॉब्लम है तो वो भी किस किस तरीके का होता है। लेकिन भाई अब प्रॉब्लम समझ आ गई आपको और मुझे, लेकिन करेक्ट भी तो करेंगे, कौन करेगा? हम गवर्नमेंट है, हमें ही करना पड़ेगा। तो मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट, डिफरेंट डेफिसिट करेक्ट करने के मेजर्स क्या हैं? बहुत सिंपल है, और पता है इसको ना हम बेटर तरीके से यहाँ फॉर्मूले से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जो लिखा है वो तो है ही, पर आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलो यहाँ देखो, आपका ना जो डेफिसिट है यहाँ मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट, यानी डेफिसिट तो करेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिसिट हुआ क्यों था? डेफिसिट था क्या? डेफिसिट था एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है, प्रॉब्लम ही तो यही है, इसीलिए डेफिसिट है। ये फॉर्मूला लिख लो। अब आप और मैं क्योंकि गवर्नमेंट हो गए, अब हमने कहा कि अच्छा डेफिसिट की प्रॉब्लम हो गई है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें पता चल रहा है हमारा एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीट है। तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, डेफिसिट है, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हमें इसे सही करना है तो एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। एक्सपेंडिचर अगर हमने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। केस के साथ लो, फिलहाल हमारा डेफिसिट, इसको भी एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, हमारा डेफिसिट जा रहा है 200 का, यहाँ 1000 का एक्सपेंडिचर हो रहा है और रिसीट आ रही है 800 की। ठीक है, अब आपने मुझे सजेस्ट किया, हम बहुत सोचा बैठ के हम लोगों ने क्या करें। आपने कहा ऐसा करते हैं एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। मैंने कहा चलो बताओ कितना कम करें। तो आपने कहा कि एक काम करते हैं, 1000 है हमारा अभी का एक्सपेंडिचर, हम इसे 900 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने चेक किया, मैंने कहा हाँ बात तो आपने सही की, बहुत सही की। जैसे ही हमने 1000 का 900 किया आपके कहने पे, हमारा एक्सपेंडिचर 200 का 100 रह गया। तो मैं तो मतलब हमारा तो काम होने लगा धीरे धीरे, यानी आपका सजेशन वेल डन, बहुत ही करेक्ट। अब मैंने सोचा आपने इतना अच्छा सजेशन दिया है, क्यों ना मैं भी कुछ अच्छा सजेशन दूं। बहुत दिमाग लगाया, मैंने भी लगाया, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम रिसीट्स बढ़ा दें,
टैक्स बढ़ा दें या कुछ भी बढ़ा दें, क्यों ना हम रिसीट बढ़ा दें। तो आपने कहा हाँ चेक करते हैं क्या होगा। तो अब रिसीट हमने बढ़ा दी, रिसीट 850 कर दी और ये ऐसे ही रहा। अरे वाह, हमारा डेफिसिट तो और कम हो गया, हमारा डेफिसिट तो 50 हो गया। 200 से हमने शुरू किया था, प्रॉब्लम ये थी आपने आइडिया दिया एक्सपेंडिचर कम करो, मैंने आइडिया रिसीट बढ़ा दो, फायदा क्या हुआ, हमारा डेफिसिट कम हो गया। दो तरीके तो यही हो सकते हैं, वही दो तरीके यहाँ लिखे, रेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल टर्म्स में दो तो यही खत्म हो गए। मैं ऐसे एक्सप्लेन करती तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये तरीका दिखा के समझाया है। इससे आपको बहुत अच्छे से आपने खुद ही बता दिया। एक्चुअली क्या हुआ है, फॉर्मूला लिखते ही आपने और मैंने खुद ही डिस्कस कर लिया, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि क्या कर सकते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स तो ऐसे ही सॉल्व हो गए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली आप अगर मेरे को बोलो तो रेवेन्यू का ही पार्ट है, ये बस एक लिखने का तरीका है। अदरवाइज हमने देखा था डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रेवेन्यू है। जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ था वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रेवेन्यू ही था। तो एक तरह से हम रिसीट ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट करने से सरकार ने, मतलब हम लोगों ने अपनी जो कंपनी थी उसके शेयर बेच दिए ताकि और पैसे आए, और पैसे से हमारे पास 870 रह गए और यहाँ 900 थे, तो हमारा और कम हो गया। ये डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 20 का फर्क आया, 20 की रिसीट हमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने अपने शेयर्स बेच दिए और उसके बदले पैसे ले लिया। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। फिर बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, ऑल्दो नॉट वेरी फीजिबल ऑप्शन, क्योंकि बोरोइंग कभी भी असली रिसीट नहीं होती। दिखाने के लिए कल को आपको अगर न्यूज़पेपर्स में और अपने बजट में दिखाने ही डेफिसिट नहीं है, तो बोरोइंग एक इमीडिएट तरीका होता है कि फटाफट दिखा दिया, लेकिन एंड में आपको बोरोइंग हमेशा फ्यूचर में पे बैक करनी ही पड़ेगी, वो आपकी परमानेंट इनकम नहीं है। ऑल्दो बोरो करा, मैंने कहा 10 रुपये बोरो कर लेते हैं, सरकार ने 10 बोरो किए, रिसीट बढ़ गई, 880 हो गई यहाँ पे और 900 हो गया, हमारा डेफिसिट कम हुआ। यहाँ हमारा डेफिसिट कम हुआ, लेकिन ऊपर जो हमारा डेफिसिट कम हुआ था वो असली वजह से हुआ था, जो परमानेंट था। ठीक है, या तो हमने एक्सपेंडिचर कम किया था, रिसीट बढ़ाई थी कुछ बेच के मतलब अब मैंने बेच दिया, आपका हो गया और मुझे जो पैसा मिला है मुझे किसी को लौटाना नहीं डिसइन्वेस्टमेंट में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बोरो कर लिया मैंने, यहाँ 10 रुपये बोरो किए, उधार ले लिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये सही है? क्योंकि यहाँ मैंने दिखा दिया मेरा डेफिसिट कम है, लेकिन कल को मुझे 10 रुपये वापस करने पड़ेंगे तो ये मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और जब फ्यूचर में मैं इसे पे करने जाऊंगी तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और ये वापस से 870 हो जाएगा और ये वापस से 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो भी है। मतलब यहाँ हम जो भी कम करेंगे, यहाँ 10 कम हो जाएगा हमारा, या 880 भी रहेगा कि ठीक है हमने बोरो किया था तो बोरो इतना ही रहने दिया, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि हम पे बैक करने जा रहे हैं, तो वापस से ऊपर वाले हिसाब आ गया। बस यहाँ 10 बढ़ा दिया बोरो करके, लेकिन वापस देने गए तो यहाँ भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता, बट एक ऑप्शन होता है। जैसे आपके पास ये आप कर सकते हो, शायद इतना अच्छा नहीं है पर कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन हो गया। मॉनेटरी एक्सपेंशन या डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये होता है कि या तो आप फाइनेंसिंग डेफिसिट कर लो, मतलब आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बोले कि नोट प्रिंट करता है, नोट प्रिंटिंग ही बढ़ा दी। इकोनॉमी में अगर नोट ही टोटल 1000 थे, प्रिंटिंग बढ़ा दी 100 कर दिया, तो 100 अगर आ गए तो वो रिसीट में आ गए, सीधा रेवेन्यू हो गया ना गवर्नमेंट का। तो और ये तो मतलब गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू में क्या किया, नोट प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। मॉनेटरी एक्सपेंशन हमने आरबीआई की पॉलिसी में देखा था कि मॉनेटरी एक्सपेंशन क्या होती है, जो भी वो मेजर लेते हैं अलग अलग तरीके से मार्केट में पैसा फ्लोट करने के। बेसिकली सरकार को, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपनी रिसीट बढ़ानी है, एक्सपेंडिचर कम करना है ताकि डेफिसिट कम हो। डेफिसिट की प्रॉब्लम है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा डेफिसिट अच्छा होता है। इससे पता चलता है कि एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा है, यानी एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है तो डेवलपमेंट के लिए ही कर रही होगी। या अपना सरकार क्या कर सकती है, अगर हम वापस से यहाँ देखें, अपना ना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम कर सकती है, जो डेवलपमेंट पर्पस में इतना यूज़ नहीं हो रहा है या जो वो ईजिली कट कर सकती है। या अगर उसने एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 3-4 पॉलिसी बनाई है, तो वो उन 3-4 पॉलिसी में अगर 2-2 करोड़ दे रही है, इससे अच्छा उनको मर्ज कर दे और एक साथ 2 करोड़ दे दे जो इफेक्टिवली लोगों तक जाए, ताकि गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर कम हो और यहाँ पे डेफिसिट कम हो, या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम हो। तो बहुत तरीके हो सकते हैं। तो
तो ये कुछ तरीके हमने पढ़े जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के होते हैं, और इसी के साथ हमने आज जो हम सरकार बने थे वो टाइम होता है ख़त्म, और हमारा ये वाला चैप्टर इज़ ओवर नाउ। सो आपको जो अगली वीडियो मिलेगी वो होगी NCERT क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और इसी के साथ अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको ये भी ईजी करना है कि मैं आपको कोई भी रैंडम चीज़ दे दूं कि चलो इंटरेस्ट पेमेंट है वो किस में आती है, और मैं 4 ऑप्शन दे दूं कि रेवेन्यू बजट में आती है, कैपिटल बजट में, तो इस टाइप के ना अपने साथ Q&A करते रहा करो। और अगर दिक्कत लग रही है और आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी, बट आप मुझे मेंशन कर देना कि अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए तो ही। ओके, सो वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द यूजुअल ड्रिल, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम बी सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।